हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। और गाइस, जैसा कि हम लोग करंट के डिस्कशन के बाद एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। ठीक है। और आज से हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स एंड एंशिएंट हिस्ट्री इन सभी के डिस्कशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट डे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनकी हम लोग क्या करेंगे, एक फटाफट क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लिया करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5 मिनट लगने वाले हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, चीज़ें हम लोग की रिवाइज भी होती रहेंगी और हम लोग भूलेंगे भी नहीं। और हम लास्ट में क्या करेंगे, मंथ जब ये जनवरी मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हम सभी का क्या करेंगे, एक रिवीजन करा दिया करेंगे। ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, आप लोग का आप लोग भूलेंगे नहीं और वो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सारे आपके बाइट अंगों में होंगे। ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मैनेज करिएगा आप लोग, और हम बोल रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि कोयले से मेथेनॉल, ठीक है, ये है मेथेनॉल, मेथेनॉल मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मेथेनॉल। ठीक है। कोयले से मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है। क्या क्वेश्चन है, कोयले से मेथेनॉल, यहाँ लिख दे रहे हैं, कोयले से मेथेनॉल, मेथेनॉल मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र, बाकी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, किसके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। कोयले से मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया गाइस, BHEL, भेल के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा किया गया है, भेल के द्वारा किया गया। ठीक है। ये भेल की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। तो B से हो जाएगा भारत, ठीक है, H से हो जाएगा हैवी, भारत हैवी, E से इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, और L से लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। क्या है, भेल, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया है, ये कोयले से मेथेनॉल बनाने वाला पहला स्वदेशी संयंत्र विकसित किया गया है। ठीक है। अब हम इसको हटा दे रहे हैं ताकि स्पेस थोड़ा सा हो जाए, भेल। ठीक है, सॉरी ये L है, भेल। ठीक है। ये भेल क्या किया है कि CTM, C मतलब कोल, T से टू, M से मेथेनॉल, कोल टू मेथेनॉल। ठीक है, कोयले से मेथेनॉल बनाया है इसने। ठीक है, बनाने वाला ये स्वदेशी संयंत्र विकसित किया है। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। और ये संयंत्र जो बनाया है, भेल के द्वारा बनाया है, इससे क्या होगा, जो उच्च राख वाले, ठीक है, उच्च राख वाले कोयले से 99%, ठीक है, ये क्या करने वाला है संयंत्र, उच्च राख वाले जो हैं कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ ये क्या करेगा, मेथेनॉल उत्पादन कर रहा है। ठीक है। कौन सा संयंत्र, यही जो स्वदेशी संयंत्र भेल के द्वारा विकसित किया गया, CTM। ठीक है, ये क्या करेगा, 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथेनॉल उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं कि भेल जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी। ठीक है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए, ये कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में है। क्लियर हो गया होगा। ठीक। अगर भेल के अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, कि अध्यक्ष और इसके प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो है नलिन सिंघल। कौन है, नलिन सिंघल। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा कि भेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, नलिन सिंघल। ये क्लियर। ठीक है।
तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनने वाले थे मैंने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा कौन सी नीति है, नर्सिंग नीति, नर्सिंग NURSING, ठीक है, नर्सिंग पॉलिसी, तो नर्सिंग नीति पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी, तो किस राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है, तो ये किसके द्वारा दी गई, हरियाणा के द्वारा, हरियाणा के द्वारा, ठीक है, हरियाणा के द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग नीति यानी नर्सिंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई है, तो वो कौन से राज्य सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। ये हो गया यहाँ के जो हरियाणा के, पहले तो ये आप लोग को बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, क्लियर होना चाहिए आप लोग को, तो सारा हम बता देंगे तो आप लोग सुन करके उसको माइंड से हट जाएगा, तो आप लोग खुद देखिए और बताइए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं पता है तो आप लोग गूगल करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हम बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको यहाँ बताना है मुझे तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है अनिल विज, क्या नाम है, अनिल विज। ये अनिल विज जो हैं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने ही इसकी घोषणा की है, ठीक है। हरियाणा सरकार के द्वारा तो मंजूरी दी गई है, इन्होंने बताया, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, ठीक है, इन्होंने बताया, क्या क्या बताया वो देख लेते हैं कि इस नीति के तहत, ये जो नर्सिंग पॉलिसी है इसके तहत क्या किया गया है, घोषणा की गई है कि जो नर्सिंग कॉलेज है, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज जो है, नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, तो नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड, कितने, 100 बेड, ठीक है, 100 बेड, तो नर्सिंग कॉलेज के पास 100 बेड का, 100 बेड का अपना अस्पताल होना चाहिए, ठीक है। और क्या, या फिर ये हो, या तो क्या हो कि नर्सिंग कॉलेज की 10 किलोमीटर के परिधि में, यानी 10 किलोमीटर के अंदर में कॉलेज जो है, कॉलेज NABH, ठीक है, NABH अस्पताल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये कंडीशन हो या फिर ये हो। और क्या बात की गई कि इसमें, इस पॉलिसी के तहत, कि जो मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज हैं उसमें जो पढ़ने वाले छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति का प्रावधान भी होना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये जो नीति है, नर्सिंग पॉलिसी है, ये 1 जून 2022 से क्या हो गई है, लागू, ठीक है, ये पॉलिसी हरियाणा में 1 जून 2022 से लागू कर दी गई है, ठीक है। आपको यहाँ के सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक, थोड़ा सा ब्लर हो गया है स्कैन करने में, चलिए हम लिख दे रहे हैं, ग्लोबल, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, ठीक है, ये सी है, सी, प्रॉस्पेक्टस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, ये क्या हुई है, रिपोर्ट है, ठीक है, ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ये हमें बताना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस हाल ही में ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है, वर्ल्ड बैंक के, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। अब इसमें बताया क्या गया है, ठीक है, क्या इसमें क्या बताया गया है ये देखना है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्या बताया गया है, इसको हटा दे रहे हैं अब। इसमें ये बताया गया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है, भारत की वृद्धि दर, ठीक है, वृद्धि दर, मतलब कि 2021-22 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, ठीक है, 2021-22 के लिए
जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितनी होने का अनुमान है? 8.3%, 8.3% का अनुमान है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा 2021-22 के लिए 8.3%। अगर बात और क्या रिपोर्ट में बताई गई कि 2022 से 23 में कितना अनुमान है? तो 8.7% का। ठीक है, 2022-23 के लिए कितना अनुमान किया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी? 8.7% होगी। ठीक है, अगर बात करें कि 2023-24 के लिए इन्होंने क्या बताया? 6.8%, 6.8% का अनुमान होगा। ठीक है, ये बताया इन्होंने। और इन्होंने मतलब कि ये बताया कि 2021 में, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2021 में रिकवरी के बाद, ठीक है, रिकवरी के बाद क्या हुआ कि वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या हुआ? कोविड-19 का नया वेरिएंट आ गया। ठीक है, और बढ़ती मुद्रास्फीति। ठीक, और क्या है कि जो ऋण और आय असमानता, ठीक, राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन, तो इसको कम करने और मांग में कमी के कारण क्या हो गया है? ये जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था वो स्पष्ट मंदी की ओर बढ़ रही है, स्पष्ट मंदी की ओर बढ़ रही है। 2021 में रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि नया वेरिएंट आ गया। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, मांग में कमी आ गई, वो प्रभाव पड़ रहा है। राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन को कम किया जा रहा है। ठीक है, और बढ़ती मुद्रास्फीति, जो मुद्रास्फीति बढ़ती चली जा रही है। और क्या है कि ऋण और आय के मध्य क्या है? असमानता। तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो स्पष्ट मंदी की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा जो रिपोर्ट में बात निकल करके आई है, मैंने डिस्कस कर दिया है। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में, 1944 में। ठीक है, 1944 में क्या हुआ था? ब्रेटन वुड्स, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर इसके वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी ये हो गया। और वाशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर, मतलब यहाँ पर एक और किस संस्था का हेडक्वार्टर है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसका भी है यहाँ पे, ये हो गया। और चलिए यहाँ पर जितने भी थे मैंने क्लियर कर दिया है, आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है? 20वां, इसको भी लिखना पड़ेगा, 20वां ढाका, ठीक है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, फिल्म महोत्सव, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DIFF। ठीक है, यानी D से ढाका, I से इंटरनेशनल, F से फिल्म और F से फेस्टिवल। ठीक है, तो 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF कब शुरू हो रहा है? तो कब शुरू हो रहा है? ये 15 से 23 जनवरी के बीच स्टार्ट हो रहा है। 15 से 23 जनवरी के बीच जो है ये ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है ये क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 70, ठीक है, इस महोत्सव में 70 देश, ठीक है, 70 देशों की 225 फिल्म, इस फेस्टिवल में 70 देशों की 225 फिल्म को कितने श्रेणी में? 10 श्रेणी, ठीक है, 10 श्रेणी के तहत क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। 70 देशों के 225 फिल्म को 10 श्रेणी के तहत क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, और वो कब से कब के बीच होगी? 15 से 23 जनवरी के बीच प्रदर्शित होगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये देख लेते हैं, ये जो
DIFF है, यानी ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, ये वीमेन इंग्लिश में इसको लिख देते हैं, 1 मिनट, वीमेन इन, ठीक है, वीमेन इन सिनेमा, वीमेन इन सिनेमा। तो जो DIFF है, DIFF वुमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ क्या करेगा, 8वें संस्करण के साथ साथ इस फेस्टिवल के दौरान, ठीक है, इस फेस्टिवल के दौरान ये क्या करेगा, ये तो ये अब हमको इरेज करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिए। वुमेन इन, ये जो DIFF है, ये वुमेन इन सिनेमा, ठीक है, वुमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ साथ क्या करेगा, वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, स्क्रीन प्ले लैब के, ये लैब लिखा है, लैब के 4थे संस्करण का भी आयोजन करेगा, ठीक है, इसका भी आयोजन करेगा, संस्करण का भी आयोजन, ठीक है। ये जो है वीमेन इन सिनेमा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण के साथ ही क्या करेगा, वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है, स्क्रीन प्ले लैब के 4थे संस्करण का भी ये क्या करेगा, आयोजन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट लाइन। और क्या है ये देख लेते हैं कि ये जो DIFF है, ठीक है, DIFF जो है ये 1977 में स्थापित हुआ था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था ये भी देख लेते हैं। रेनबो ठीक है, रेनबो फिल्म सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, रेनबो फिल्म सोसाइटी के इनका नाम भी बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग देख लीजिए एक बार। रेनबो फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, के अध्यक्ष जो हैं अहमद मुजतमा, ठीक है, अहमद मुजतमा जमाल, इन्हीं के द्वारा आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये 1977 में स्थापित हुआ था रेनबो फिल्म सोसाइटी के अहमद मुस्तफा जमाल के द्वारा, ठीक है। और ये जो DIFF है ये इसी सोसाइटी के द्वारा आयोजित होता है, ठीक है। और ये कैसी है, द्विवार्षिक फिल्म है। कैसी है, द्विवार्षिक फिल्म है। ये जो महोत्सव है द्विवार्षिक है, ठीक है, द्विवार्षिक फिल्म है। पहले ये मतलब क्या कहते हैं हर साल मनाया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि पहले ये देख लेते हैं कि ये कब से शुरू किया गया, कब से ये महोत्सव स्टार्ट किया गया, 1992 से स्टार्ट किया गया, ठीक है। और 1992 से 95 तक क्या हुआ, ये एक साल पर मतलब हर साल ये आयोजित किया जाता था, लेकिन 1995 से यानी 1995 से क्या किया गया, ये दो वर्ष पे स्टार्ट किया जाने लगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हो गया हो, समझ आ रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक तो तुरंत कर दिया करिए, जैसे देखिए आप लोग भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर का क्वेश्चन कि संस्कृति, अब दिख रहा होगा क्लियर, कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, क्या नाम है इनका, मीनाक्षी लेखी, ठीक है, लेखी। तो संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, क्या है, कौन सा अभियान है, नॉर्थ ईस्ट, ये EAST है, ठीक है, ईस्ट ऑन व्हील्स,
व्हील्स। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, ठीक है, इन्होंने 13 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो कहाँ से की है? नई दिल्ली से की है। कहाँ से स्टार्ट की है? न्यू दिल्ली से। ठीक है, और ये जो अभियान है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? एक तो संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, एक क्या हो गया? संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय, और नमस्ते, एक मिनट, और अमेजिंग नमस्ते, अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा, ठीक है, फाउंडेशन द्वारा, ये किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय और अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो है इस अभियान में देख लेते हैं, एक मिनट इसको हटा दे रहे हैं, ये अभियान पहले देख लेते हैं कि 8 से 16, ठीक है, 8 से 16 अप्रैल, 8 से 16 अप्रैल के बीच ये अभियान निर्धारित है। ठीक है, कब से कब तक? 8 से 16 अप्रैल के बीच। इसमें क्या होगा? इस अभियान में देख लेते हैं क्या होगा कि 75, ठीक है, 75 कौन? बाइकर्स, ठीक है, 75 बाइकर्स जो होंगे इनका चयन पूरे देश भर से क्या किया जाएगा? इनका चयन किया जाएगा, सिलेक्ट किए जाएंगे 75 बाइकर्स। 75 क्यों लिया गया? समझ में आ गया होगा 75 क्यों लिया गया? क्योंकि अमृत महोत्सव जो है, अमृत महोत्सव, ठीक है, ये इसी का लिया गया है। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ चल रही है ना, तो उसी के उसमें लिया गया कि 75 बाइकर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये क्या करेंगे? 6 ग्रुप में, ठीक है, 6 समूहों में, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यानी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, उसमें लगभग 9000, ठीक है, 9000 किलोमीटर की दूरी ये लोग क्या करेंगे? तय करेंगे। ठीक है, और ये जो अभियान है, कौन सा अभियान? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, इसलिए व्हील कहा गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील जो है ये अभियान जो है ये पर्यटन मंत्रालय, एक मिनट देख लेते हैं, पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश, ये देखो अपना देश किसका है? पर्यटन मंत्रालय का। देखो अपना देश पहल, ठीक है, ये ये जो अभियान अभी बताया मैंने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स, ये पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश पहल को भी क्या करेगा? बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये जो 75 राइडर्स मैंने बोले, बाइकर्स बोले, ठीक है, ये क्या करेंगे? सड़क सुरक्षा के महत्व का भी क्या करेंगे? संदेश देंगे। ठीक है, सड़क सुरक्षा के महत्व का भी ये क्या करेंगे? संदेश देंगे। क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, ये अब चलते हैं आगे, और क्या है और देख लेते हैं। इसमें और भी क्या बात की गई है कि और ये जो फाउंडेशन है अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन, और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये अभियान का आयोजन किया जा रहा है संयुक्त रूप से। ठीक है, तो ये जो फाउंडेशन है वो क्या करता है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। कौन सा फाउंडेशन? अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन। ये क्या करता है? भारत के नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनको क्या करता है? उनके संस्कृति को बढ़ावा देने के काम करता है। ठीक है, और देख लेते हैं जो लुक ईस्ट नीति है, लुक ईस्ट नीति जो थी, ठीक है, इसको तो बदल दिया गया। लुक ईस्ट नीति को बदलकर क्या कर दिया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस मतलब लुक ईस्ट नीति को बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाने का जो भारत सरकार का निर्णय है, ये क्या करेगा?
इस तरह से ये जो अभियान स्टार्ट किया गया है, ये एक कार्यवाही, संचालित कार्यवाही का संकेत भी देता है। ठीक है, कौन सा मतलब ये अभियान किसका संकेत देता है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और ये जो मतलब क्या कह रहे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो उनका क्या करना है, पर्यटन की दृष्टि से, लॉजिस्टिक आदि के बारे में वहाँ क्या करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, टूरिज्म के लिए आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और नॉर्थ ईस्ट एरिया से मतलब स्टेट से जो है खेल, ठीक है, सामाजिक कार्य में प्रतिनिधित्व करने वाले कई जो मतलब यंग हैं, आज पूरे देश में क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन के उभर रहे हैं। ये भी पता ही है, वहाँ के कितने नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कितने जो है प्लेयर्स, खिलाड़ी निकल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या बात की गई है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है कि कहाँ मतलब कहाँ, नई दिल्ली। तो कब से कब तक, ये भी मैंने बता दिया कि 8 से 16 अप्रैल के मध्य ये क्या होगा, आयोजित होगा। और 75 राइडर्स होंगे 9000 किलोमीटर की, उसमें क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे ये लोग। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में कौन सा महोत्सव है? माघी मेला। महोत्सव नहीं, ये क्या है, मेला है। ठीक है, माघी मेला तो कब आयोजित की जाती है? हर साल जनवरी में ये आयोजित होती है। क्या आयोजित होती है? माघी मेला। क्या आयोजित हो रहा है? माघी मेला। ठीक है, तो ये जो माघी मेला है ये कहाँ पर आयोजित की जा रही है? मुक्तसर पंजाब। मुक्तसर पंजाब। ठीक है, मुक्तसर पंजाब में। तो क्लियर हो गया होगा, ये इतना तो क्लियर हो गया। ये जो माघी मेला है, ठीक है, ये जो माघी माघी मेला है, माघी मेला पंजाब के मुक्तसर। ठीक है, मेला, ये ला है मेला, ये 13 जनवरी से शुरू हुआ है। ठीक है, इसी 13 जनवरी को क्या लोहड़ी, ठीक है, लोहड़ी भी मनाया जाता है 13 जनवरी को। ठीक है, तो इसी दिन से स्टार्ट होता है और ये कब तक चलता है? 15 जनवरी तक। ठीक है, 15 जनवरी तक, 13 जनवरी से स्टार्ट होकर के 15 जनवरी तक ये मेला चलता है। ठीक है, और इसमें मतलब ये क्यों मनाया जाता है माघी मेला? तो जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जो 40 मतलब 40, ठीक है, 40 मुक्तों का मतलब होता है शहीद। ठीक है, शहीद। तो गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्तों यानी शहीद की स्मृति में, उनकी याद में हर साल ये माघी मेला का आयोजन पंजाब के मुक्तसर में आयोजित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें पंजाब के लोक नृत्य, कुछ अलग फैक्ट भी देख लेते हैं। पंजाब के लोक नृत्य, भांगड़ा पता ही होगा, गिद्दा पता ही होगा, गतका। ठीक है, तो ये सारे वहाँ के लोक नृत्य हैं जो कि पूछा जाता, बस उतना ही बता रहे हैं। ठीक है, और अगर स्वर्ण मंदिर कहाँ है? स्वर्ण मंदिर ये भी पता ही होगा। ठीक है, अमृतसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर का कि भारत में हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? भारत में हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? तो अब से क्या होगा, 16 जनवरी को हर साल 16 जनवरी को क्या करेंगे, प्रतिवर्ष यानी हर साल क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये मनाया जाएगा। तो ये देख लेते हैं कि स्टार्टअप योजना जो है, ठीक है, स्टार्टअप योजना जो है ये स्टार्ट कब की गई थी? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, स्टार्टअप योजना जो है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट की गई थी। ठीक है,
और अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि स्टार्टअप सप्ताह भी, स्टार्टअप वीक भी मनाया गया। तो कब से कब तक मनाया गया था? तो 10 से 16 जनवरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टअप वीक कब से कब तक चला। तो 10 से 16, ठीक है, 10 से 16 जनवरी के मध्य क्या हुआ? स्टार्टअप सप्ताह मनाया गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि मैंने बताया था आपको कि यूनिकॉर्न क्या होता है, बताया था, लास्ट वीडियो देखिएगा जो नहीं देखा। ठीक है, तो यूनिकॉर्न क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं कि 2021 में, ठीक है, 2021 में 46 यूनिकॉर्न, ठीक है, स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिल चुका है, यानी 46 यूनिकॉर्न है। और यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न ये जो स्टार्टअप कंपनी 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली हो जाती है। ठीक है, 1 अरब डॉलर से अधिक वैल्यूएशन जिस कंपनी की हो जाती है उसे यूनिकॉर्न का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 जनवरी को भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज किया है? कौन सा एक्सरसाइज? पासिंग पासिंग अभ्यास। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हुआ है? भारत की नौसेना और रूस की नौसेना के बीच ये अभ्यास हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है, एक मिनट देख लेते हैं। इस पासिंग एक्सरसाइज की साइड से पासिंग एक्सरसाइज ये कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? ये, हाँ, ठीक है। तो इसकी तरफ से INS कोच्चि ने भाग लिया है। ठीक है, INS कोच्चि ने, कोच्चि ये क्या है? जहाज है। तो भारतीय नौसेना की तरफ से INS कोच्चि जहाज ने भाग लिया है। ठीक है, और अगर रूस की तरफ से देखें, रूस की तरफ से किसने भाग लिया है? तो RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स अथवा है ये। ठीक है, ट्रिब्यूट्स, RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने रूस की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, और ये जो पासिंग अभ्यास है, ठीक है, ये कहाँ पर किया गया? तो अरब सागर में, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि किस जगह पर किया गया तो अभ्यास। तो अरब सागर, ठीक है, अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर। कोच्चि बोला, कोच्चि यहाँ का लिया तो उससे तो क्लियर हो जाएगा कोचीन कहाँ है। ठीक है, तो अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर ये अभ्यास किया गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग, कहाँ चलते हैं? कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि स्लीनेक्स अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? स्लीनेक्स कई बार बता चुके हैं, अब तो रट गया होगा आप लोग को। स्लीनेक्स अभ्यास श्रीलंका और भारत के बीच। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच। ठीक है, सिटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड के बीच। दस्तलिक की बात करें, भारत उज्बेकिस्तान के बीच। ठीक है, और समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे हम उसको डिस्कस एक बार कर लिया करेंगे, ताकि आप लोग को वो चीज़ें क्या हो जाए, याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? किस देश ने भारत में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है? वो कौन है? कौन सा देश है? फिलीपींस है। तो फिलीपींस ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है।
फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, ठीक है। लोकेशन एक बार दिखाए थे लेकिन फिर भी अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश क्या ये फिलीपीन दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। तो इसी ने क्या किया है, जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस मैंने इसके बारे में भी बताया है कि ब्रह्मोस जो है ये दुनिया की, ठीक है, ब्रह्मोस दुनिया की, एक मिनट, ये क्या है ब्रह्मोस, ब्रह्मोस ये दुनिया की सबसे तेज, ठीक है, तेज सुपरसोनिक, कैसी है ये, सुपरसोनिक, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ये ब्रह्मोस क्या है, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो इसकी खरीद के लिए फिलीपींस ने मंजूरी दी है, ठीक है। और एक और मतलब अच्छा है इसके लिए कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल, ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको लेने के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है, ठीक है। ये पहला क्या है, विदेशी ऑर्डर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, ठीक है। तो ये पहला विदेशी ऑर्डर है, ठीक है। और अब एक्चुअली क्या है कि ये जो फिलीपींस है, ठीक है, ये अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन चीन के खिलाफ क्या है, जो चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने क्या किया, किससे मतलब किस पर भरोसा है, तो अमेरिका का सहयोगी, लेकिन भरोसा किस पर इसने जताया, भारत, ठीक है, कि भारत से लेते हैं। तो ये जो मतलब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, ये जो कहाँ गया ब्रह्मोस, ये जो ब्रह्मोस है ये भारत और रूस, ठीक है, ये भारत और रूस दोनों के द्वारा ये निर्मित की, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित है। तो क्या किया है कि वो फिलीपीन जो है ज़्यादा भरोसा किस पर दिखाया, भारत के द्वारा निर्मित, इन दोनों के द्वारा निर्मित मिसाइल पर, ठीक है। तो इस ये भी मतलब ये भी एक क्या है, बहुत ही अच्छी बात है कि भरोसा करके इसने क्या किया, इस पर यहाँ से मिसाइल खरीद रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, और मैंने बता दिया कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से ये उद्यम है, ठीक है, जो क्या करता है, भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये क्या, इससे क्या करते हैं, पनडुब्बी, जहाज, विमान, इसे या ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। और जो क्रूज मिसाइल होती है उसकी जो आवाज़ होती है, आवाज़ की स्पीड होती है क्रूज मिसाइल की, वो मतलब क्रूज मिसाइल की आवाज़ जो होती है स्पीड से भी लगभग, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लगभग 3 गुना तेज, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना तेज स्पीड से उड़ान भरती है, ठीक है। और ये जो है करीब देखें तो 290 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। हाँ आपको पहले मैप दिखा देते हैं, 1 मिनट क्लियर हो जाए इसी समय। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिलीपींस, 1 मिनट, तो ब्लर है ना तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये आप लोग अपने अपने मैप में देखिएगा, ये है फिलीपींस, ठीक है, ये है फिलीपींस। और अब देखिए यहाँ तक मतलब ये यहाँ अब जब फिलीपींस भरोसा दिखाया तो अब क्या होगा कि जो वियतनाम है, ठीक है, ये है वियतनाम, तो ये लोग भी क्या है यहाँ पर ब्रह्मोस खरीदने के उसमें हैं, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर, ठीक है, अभी नहीं, बट ये पहला जो है फिलीपींस है जो पहला विदेशी मतलब ये पहला देश है जो क्या कर रहा है, ब्रह्मोस की खरीदी के लिए मंजूरी दी गया है। बाकी और भी करेंगे, चलते हैं आगे देखते हैं हम लोग, ये आप देख चुके होंगे। और फिलीपींस की राजधानी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है, क्लियर हुई होगा। और अभी क्या हुआ था कि फिलीपींस में अभी जल्दी की न्यूज़ थी, वो भी डिस्कस किया था मैंने वीडियो में, अपने वीडियो में है तो वो देखिएगा
कि फिलीपींस ने अभी एक कानून पारित किया था किसके खिलाफ, बाल विवाह के लिए, ठीक है। तो बाल विवाह के खिलाफ कानून पारित करने वाला ये फिलीपींस देश है, ठीक है। और बाल विवाह जब आया है तो इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही में किस जिले को भारत में किस जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है, तो ओडिशा का गंजम जिला था, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और ये जो फिलीपींस है ये गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश है, ठीक है। फिलीपींस जो है गोल्डन राइस को अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश है। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है पता ही होगा, विटामिन ए होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो फिलीपींस की कैपिटल वो है, क्या नाम है, मनीला है। यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। अगर फिलीपींस के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम है, एक मिनट, फिलीपींस के राष्ट्रपति जो हैं वो देख लेते हैं कौन है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो, थोड़ा नाम इन लोग का टफ रहता है लेकिन फिर भी चलते हैं, देखते हैं, दुतेर्ते, ठीक है। यहाँ पे ये रा लगेगा, यहाँ फिर से लिख दे रहा है ठीक है, दूर गलत हो गया, सॉरी, दुतेर्ते, आप लोग समझ जाइएगा, जो भी ये लिख दिया है देख लीजिए, ठीक है। मुद्रा जो है, मुद्रा इसकी क्या है, फिलीपीन पेसो, क्या है, फिलीपीन पेसो, ठीक है, फिलीपीन पेसो, ये यहाँ की क्या है, मुद्रा है, ठीक है। और हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल का अभी हाल ही में उन्नत संस्करण अभी हाल ही में परीक्षण किया गया था। क्या नाम था उसका, INS विशाखापत्तनम। ये भी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, पूरा वीडियो देखते रहिए। तो अब क्या होगा, एक लिंक होता रहेगा तो उससे चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया। और ब्रह्मोस किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, कि दागो और भूल जाओ। ये चलते हैं अब, कुछ वहाँ पे मैं फैक्ट भूल गई थी डिस्कस करना, यहाँ पे है तो देख लेते हैं, एक मिनट। ये मैंने बताया था ना 16 जनवरी को मनेगा नेशनल स्टार्टअप डे, अभी मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। तो एक कुछ और फैक्ट है यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया था, देख लेते हैं इसको क्या है, कि नेताजी के जन्मदिन से शुरू होगा क्या, गणतंत्र दिवस समारोह। अभी तक क्या होता था, जो गणतंत्र दिवस समारोह स्टार्ट होता था वो 24 जनवरी से स्टार्ट होता था, ठीक है, 24 जनवरी से स्टार्ट होता था। लेकिन अब क्या होगा कि 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। कब से, 23 जनवरी से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि इस दिन इनका क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और इसी दिन 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिए, पराक्रम दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अब से क्या होगा कि 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा कि 1950 से हर साल दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 1950 से, ठीक है। और शुरुआत हो जाती है जिसका समापन 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम के साथ हो जाता है। तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पर वो जो मैंने डिस्कस किया था DIFF के बारे में, ये भी देख लीजिए, सारा मैंने बता दिया था कि 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच ये आयोजित होगा। और इसमें ये सारी चीज़ों, और इसमें ये देख ले, ये इंपॉर्टेंट है, कुजंगल, ठीक है, कुजंगल। तो ये जो है कि भारतीय प्रविष्टियों में PS विनोद राज के द्वारा निर्देशित जो है मूवी है कुजंगल, ठीक है, ये भी क्या है, उस फिल्म में शामिल है, ठीक है। और शुभ्रजीत मित्रा द्वारा है, अभिजात्रिक, इंद्रनील राय चौधरी द्वारा माया जोंजल, कुजंगल याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं और सब एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर, देख लेते हैं फटाक से, बहुत लेट हो रहा है, वीडियो इसी चक्कर में बड़ा हो जाता है डिस्क्राइब करने के कारण। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि 15 जनवरी 2022 को खादी के बड़े
खादी के कपड़े से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर के लोंगेवाला में। कहाँ पर? जैसलमेर के लोंगेवाला में। और ये जैसलमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। तो जैसलमेर के लोंगेवाला में क्या किया गया है? ये खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे प्रदर्शित किया गया, ठीक है। और ये जो ध्वज तैयार किया गया किसके द्वारा? तो खादी और ग्रामोद्योग द्वारा, खादी और ग्रामोद्योग द्वारा, ग्रामोद्योग द्वारा, जिसको KVIC बोलते हैं, ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग द्वारा। और अगर ये जो ध्वज है, ठीक है, ये जो ध्वज है इसकी जो लंबाई है 225 फीट है, ठीक है, 225 फीट है, और 150 फीट क्या है? इसकी चौड़ाई है। अगर वजन की बात करें, तो ये 1400 किलोग्राम, ठीक है, 1400 kg इसका क्या है? वजन है, ठीक है। अगर बात करें KVIC जो क्या है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1956 एक्ट के द्वारा हुई थी, 1956 एक्ट के द्वारा हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और विनय कुमार सक्सेना इसके कौन है? अध्यक्ष हैं, विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग। क्या कह रहा है? 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा अपनी पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई? 14 जनवरी 2022 को कब इसने किया? 14 जनवरी 2022 को भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा पहली बार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की गई है? तो वो कौन है? पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा ये किया गया। और ये जो इसकी नीति होगी वो 2022 से 26 तक, ठीक है, ये जो नीति होगी इसकी 2022 से 26 तक होगी, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान के द्वारा। और जो इसने 2022 से 26 तक के लिए नीति बनाई है, इसमें कुछ बातों को देख लेते हैं कि क्या इसने किया है। कि भारत और अन्य पड़ोसी देश के साथ क्या किया है कि दो तरफा व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया इसने कि भारत और अन्य जो इसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ दो तरफा व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया, ठीक है। और पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया, ठीक है, इस नीति में। और क्या किया? और इसने ये कहा कि इस नीति में कि हम अगले 100 साल तक क्या करेंगे? भारत के साथ बैर नहीं करेंगे। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। तो ये कह दिया तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस नई नीति में क्या होता है कि पड़ोसी देशों के इस नई नीति में उसने क्या बोला कि जो पड़ोसी देश होंगे उनके साथ शांति पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बस इतना जानना है कि कौन जारी किया सुरक्षा नीति के, ठीक है। किसने जारी किया? पाकिस्तान के द्वारा जारी किया। बाकी जो 2-3 फैक्ट है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला मानव कौन बना है? पिग हार्ट, ठीक है, पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला मानव कौन बना है? तो उनका नाम है डेविड बेनेट। दिखा दे रहे हैं कौन है? डेविड बेनेट, ये हैं, ठीक है। ये देखिए, ये पिग हार्ट डेविड बेनेट हैं, इन्हें ही ये, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, दिखा दिया है तो उससे। तो इसमें क्या है, चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, ये है। तो इसमें क्या हुआ है कि पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, तो इसमें एक नाम है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ये जो है इसमें क्या होता है कि एक मिनट थोड़ा मुझे, इसमें क्या हुआ है कि जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, मतलब इसमें क्या हुआ कि अंग प्रत्यारोपण के लिए पिग का यूज़ किया गया है। पिग, ठीक है, पिग तो पता ही होगा क्या होता है पिग, ठीक है। तो उसका यूज़ किया, उसके हार्ट का यूज़ किया गया है।
क्यों पिग का यूज़ किया गया? क्योंकि जो उसके अंग होते हैं शारीरिक रूप से वो मनुष्य के समान होते हैं, इसीलिए इसका चयन किया गया, ठीक है। और ये आनुवांशिक रूप से संशोधित पिग से हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है। कौन? डेविड बेनेट, ठीक है। तो जो अभी मैंने बताया कि जो जेनो ट्रांसप्लांटेशन है ये क्या है, तो ये बहुत चर्चा में है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन, जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ये जो है इसमें मानव में, ठीक है, मानव में, मनुष्य के अंदर मनुष्य के अलावा, ठीक है, मानव में मनुष्य के अलावा किसी अन्य से, ठीक है, मानव के अंदर ही मनुष्य को छोड़ करके किसी अन्य से अंगों का या ऊतकों का क्या करना? प्रत्यारोपण करना क्या कहलाता है? जेनो ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अगर समझ आ रहा हो तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, ठीक है। जितना शेयर करेंगे उतने अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज, अगर अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं आगे। अब क्या आगे क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग कि इसमें जो, और हाँ, मरीज के लिए, इस पेशेंट के लिए क्यों पिग का हार्ट चुना गया? तो अभी तो मैंने बताया कि इसके मतलब बहुत सारी जो शारीरिक मतलब बहुत सारे अंग जो हैं वो मनुष्य के समान मिलते जुलते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इसका जो पिग हार्ट है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है, मिल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो 6 मंथ के अंदर, ठीक है, इसका जो हार्ट है उसका आकार, ठीक है, उसके हार्ट का जो आकार है उसको इंसानी हार्ट के आकार के मुताबिक क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि जो बहुत सारी बायोटेक कंपनियां हैं वो पिग के अंगों को विकसित कर रही हैं ताकि क्या करें, इनका जो यूज़ है वो ह्यूमन ट्रांसप्लांट के लिए किया जा सके, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस गांव को, लास्ट क्वेश्चन है, किस गांव को हाल ही में देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? किस गांव को हाल ही में देश का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो वो है केरल का कुबलांगी गांव। केरल का कौन सा गांव है? कुबलांगी गांव, कुबलांगी, ठीक है। केरल का कौन सा गांव है? कुबलांगी गांव, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो जो केरल का कुबलांगी गांव है इसमें क्या किया गया है, अब थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा कि एक अभियान वहाँ चल रहा था, अवल काई अभियान, ठीक है। तो इस अभियान के तहत क्या किया गया वहाँ पर 5,000 मैन स्ट्रूअल, ठीक है, वहाँ की महिलाओं को अवल काई अभियान के द्वारा क्या किया गया? मैन स्ट्रूअल कप, ठीक है, वो बांटे गए वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है? नैपकिन मुक्त यानी सैनिटरी पैड, ठीक है। तो ये क्या किया गया? इससे मुक्त क्या है? गांव घोषित किया गया। कौन सा? केरल का कुबलांगी। और ये केरल का कुबलांगी गांव जो है किस जिले में पड़ता है? एर्नाकुलम जिले में। केरल के किस जिले में? एर्नाकुलम जिले में, ठीक है, एर्नाकुलम ये, ठीक है, एर्नाकुलम जिले में पड़ता है। तो और देखा जाए तो देश का जो देश का पहला इको टूरिज्म गांव भी यही कुबलांगी ही बना है, ठीक है। देश का पहला, ये जो है देश का पहला इको टूरिज्म गांव भी बना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो केरल के वो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, कई बार बता चुके हैं। और केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अनाईमुडी नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार, वहाँ पे नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। साइलेंट वैली जो कि अधिकतर पूछता है कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में, तो ये सब पूछता है। और सबसे साक्षर राज्य भी कौन है? सबसे साक्षर राज्य भारत का केरल ही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। चलते हैं जल्दी से हम लोग ये आज के
अभ्यास प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लेट हो रहा है लेकिन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन सुनिए, क्या थी? उपज का चौथा भाग, या उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, या उपज का आधा भाग? तो क्या थी? उपज का छठा भाग थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग था। ठीक है, उपज का छठा भाग था। और इसमें चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। और हाँ, ये जो भूमि कर दिया जाता था गुप्त युग में, ठीक है, जो भूमि कर दिया जाता था उसको उद्रंग, यहाँ वो पॉइंट है, ठीक है, उद्रंग और भाग कर, उद्रंग और क्या कहा जाता था? भाग कर कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किसके द्वारा व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? पहली बार व्याख्या की गई थी किसके द्वारा? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या वराहमिहिर के द्वारा? तो किसके द्वारा कही गई थी ये बात? किसके द्वारा व्याख्या की गई थी? आर्यभट्ट के द्वारा। तो आर्यभट्ट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या पहले ही की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही, कि पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसी के कारण ही क्या होता है? पर डे सूर्यास्त और सूर्योदय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध या नालंदा। तो ऑप्शन तो क्या आंसर हो जाना चाहिए? नालंदा। तो ये जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? अध्ययन किया था। और ये ह्वेनसांग पूछता है किसके काल में आए थे? तो इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन के काल में आए थे। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, और ये क्या करते हैं? 637 ईस्वी में, ठीक है, मतलब ह्वेनसांग जो है 637 में नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं। और उस टाइम जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, उस समय कौन थे आचार्य? शीलभद्र थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा करता है? तो किसके काल में? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो किसके टाइम में यात्रा करते हैं फाहियान की अगर बात की जाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इन्हीं के टाइम में ये फाहियान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यगुप्त। तो कौन थे यहाँ के संस्थापक? कुमारगुप्त। ठीक है, कौन संस्थापक थे? कुमारगुप्त। और चलते हैं, और कुमारदित्य की अगर मान लीजिए ऑप्शन में कुमारगुप्त नहीं है, शक्रादित्य है, तो शक्रादित्य, क्योंकि क्या किया गया है कि इनकी जो पहचान है कुमारगुप्त की वो शक्रादित्य, मतलब शक्रादित्य कुमारगुप्त, तो इनकी पहचान दो, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। ठीक है, तो शक्रादित्य कुमारदित्य एक ही, मतलब दोनों, कुमारगुप्त को कुमारगुप्त के लिए शक्रादित्य भी कहा गया है। ठीक है, और कुमारगुप्त की जो प्रसिद्ध उपाधि थी वो क्या थी? महेंद्रादित्य थी। इनकी जो उपाधि थी क्या थी? महेंद्रादित्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। मतलब खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? ऑप्शन है चंदेल, दूसरा गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार। तो कौन थे निर्माण में सहयोगी? चंदेल थे। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल राजा के समय बनवाया गया था। ठीक है, और इन मंदिरों में देखा जाए तो सबसे उत्तम मंदिर जो है वो क्या है? कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, ये भी पूछता है। और खजुराहो जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, खजुराहो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और आज का आप लोगों का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। उसका क्वेश्चन है टोंगा द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कौन सा द्वीप समूह? टोंगा, अभी चर्चा में है। ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है। ये आप लोग मैप में देखिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब चलते हैं फटाफट 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं 15 तारीख का।
ठीक है, कि रतन एंड टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। सर्वे ऑफ इंडिया के महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? सुनील कुमार की नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जनवरी को किस विभाग द्वारा मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया है? 13 जनवरी को किस विभाग के द्वारा? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जगन्नाथ स्टार्टअप टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। किसके द्वारा मिशन अमानत नामक पहल स्टार्ट की गई है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। किस राज्य में 13 से 14 जनवरी 2022 को कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? मणिपुर में किया गया। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? माया एंजेलो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात नर्तक पंडित मुन्ना शुक्ला का 11 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं? कथक से। अभी क्या हुआ है संडे को? बिरजू महाराज का भी जो कथक के हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो गई। तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे, इनके बारे में पूरा डीप। ठीक है, अभी तो यही चलते हैं कि 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए AISCD को मंजूरी मिली है। इसका आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तमिलनाडु से किया है। प्रतिवर्ष भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस कछुए को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव घोषित किया गया? वो है जोनाथन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन समझ आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल के करंट अफेयर्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।